नमस्कार। हम 150 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज उसके आगे का देखेंगे। राजनीति विज्ञान में उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसमें जो क्वेश्चन है, वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई। वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई। ऑप्शंस हैं IMF की, नाफ्टा की, नाटो की या WTO की। तो इसमें जो सही है वो है WTO की स्थापना हुई है। वार्ताओं के उरुग्वे चक्र के द्वारा WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता अर्थात गैट था। आर्थर डंकल प्रस्ताव का संबंध भी WTO से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन है कि किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। ऑप्शन बी है कि किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय न हो, वरन यह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय हो। ऑप्शन सी में है कि आक्रमणकारी के अलावा अन्य सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है। ऑप्शन डी है कि यदि एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से सभी राष्ट्र कार्रवाई करें। तो इसमें आपको बताना है गलत कथन। तो इसमें जो गलत कथन है वो है किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। ये गलत है और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, पहला हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा का आधार है एक के लिए सब और सबके लिए एक। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाता है। इस व्यवस्था में सभी राज्य आक्रमणकारी को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें आपको बताना है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए कौन सा सत्य है। तो ऑप्शंस हैं कि सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्र की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह यथास्थिति का विरोधी है। तो इस कोट से इसमें बताना है। तो इसमें देखिए सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, ये सत्य है, और एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये दोनों सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो 1 और 3 किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था में किस सम्मेलन का अधिक महत्व है। तो किस सम्मेलन का अधिक महत्व है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1970, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, वाशिंगटन अंतर महाद्वीप सम्मेलन 1952, टोक्यो प्रशांत अटलांटिक सम्मेलन 1960। तो इसमें से बताना है कि किसका सबसे अधिक महत्व है। तो इसमें सबसे अधिक महत्व है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। ऑप्शन बी सही है। इसमें सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के मध्य अमेरिका में हुआ था। इस सम्मेलन को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 51 संबद्ध देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड
नेशन चार्टर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। FTC का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए FMTC का संबंध जो है वो है व्यापक विनाश के हथियार का अप्रसार। व्यापक विनाश के हथियार एक, तो एक का तीसरा हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से, तो बी का पहला। ट्रिप्स का संबंध है विश्व व्यापार से, सी का दूसरा। WSF का संबंध है वैश्विक सामाजिक आंदोलन, तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, हाँ सी सही है इसका। नहीं, इसका ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, और ए सही है। ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन के कितने देश सदस्य हैं? यूरोपियन यूनियन के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शंस हैं 23, 24, 25, 26। तो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो 23 देश हैं, ऑप्शन ए सही है। 25 देश हैं, सॉरी, इसमें ऑप्शन सी सही है। यूरोपियन संघ सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 28 है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय 25 थी, इसलिए 25 सही है, लेकिन वर्तमान में 28 है। 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया एवं रोमानिया तथा 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इस संघ के सदस्य बने। संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग तथा नीदरलैंड्स शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित देशों का एक राजनैतिक तथा आर्थिक मंच है। इसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है जो सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया जाता है? तो सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 या 1998। तो इसमें जो सही है वो है 1995, ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1995 को सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया है। सार्क का यह 8वां शिखर सम्मेलन 2 से 4 मई 1995 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव व अफगानिस्तान इस संगठन के सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस सार्क एक है आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, सैनिक संगठन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दक्षेस जो है वो है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो दिया है वो गलत दिया हुआ है। देखिए दक्षेस सार्क का चार्टर में उल्लेख किया गया है कि यह संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण तथा शांति को बढ़ावा देगा। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण रहन सहन हेतु प्रयासरत रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? बताइए सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 8, सी सही है इसमें। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1985 को हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान हैं। अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो इसमें ऑप्शन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, बी है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, सी है बंगाल की खाड़ी का आर्थिक सहयोग संगठन या उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से प्रधानमंत्री ने किसका निर्वहन किया है? तो यह किया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन। ऑप्शन ए सही है इसमें, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क दक्षेस कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? तो यह दिसंबर 1980 में, 1983 में, 1985 में या 1987 में। देखिए यह दक्षेस जो है वो स्थापित किया गया था 1985 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। बताइए कौन सा नहीं है? तो यह है चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 8 दिसंबर को, 1 मई को या 24 फरवरी को। तो ये सार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 दिसंबर को क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। 8 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो है अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में कितने देश हैं? तो इसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं। प्रश्नकाल जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। जब ये पूछा गया था तो 7 थी, तो अब हम देखेंगे वर्तमान में तो यह 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? बताइए सदस्य और प्रेक्षक देश कितने हैं? तो इसमें जो 8 सदस्य तथा 9 प्रेक्षक हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं तथा प्रेक्षक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार और यूएसए तथा मॉरिशस आदि 9 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया? तो बताइए 12वां शिखर सम्मेलन 2004 इस्लामाबाद में, 13वां शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में, 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में या 11वां शिखर सम्मेलन 2002 काठमांडू में। तो देखिए यह 14वां शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में अफगानिस्तान को शिखर सम्मेलन के रूप में शामिल किया गया।
14वां शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। इस संबंध में सदस्य देश के बीच सहमति 13वें शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उसका उत्तर चुनना है। तो इसमें देखिए वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, इसका जो संबंध है उसका संबंध है यूएनओ से, पहले का दूसरा सही हो जाएगा। और क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, इसका संबंध है यूरोपियन यूनियन से, तो इसका पहला सही हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, इसका संबंध है NATO नाटो से। और वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, इसका संबंध है ILO। तो इस हिसाब से इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ। इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो सार्क संगठन 15वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2008 कोलंबो में, उसका विषय वस्तु पूछ रहा है। तो उसका विषय वस्तु क्या था? समावेशी विकास, भागीदारी के माध्यम से विकास, पर्यावरणीय विकास या स्वदेशी तकनीकी से विकास। बताइए। तो इसमें जो सही कथन है वो है भागीदारी के माध्यम से विकास। ऑप्शन बी सही है। सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन 2-3 अगस्त 2008 को कोलंबो श्रीलंका में संपन्न हुआ था। इसकी विषय वस्तु अपने लोगों की भागीदारी थी, जिसमें सार्क विकास निधि के लॉन्च पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन देशों को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया वे हैं वियतनाम और अफगानिस्तान, चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन और अफगानिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश। बताइए किसको किया गया है? तो यह है चीन और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में 9 देशों को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, USA तथा मॉरिशस शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक न्याय, सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता या नेतृत्व। तो यह कौन सा तत्व नहीं है, निर्धारक तत्व नहीं है? तो वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है, जबकि सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता तथा कुशल नेतृत्व विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965, परमाणु अप्रसर संधि 1968, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 और भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998। तो ये इसमें कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965। ये देखिए आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को 1965 में नहीं बल्कि 1963 में अपनाया गया था, इसलिए यह गलत है। बाकी सही है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? तो कौन सा सेंटो का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है USA, UK, तुर्की या पाकिस्तान। तो इसमें जो देखिए USA जो है वो सेंटो का सदस्य नहीं था। 1955 में
बगदाद समझौते के द्वारा 5 देश ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन ने मिलकर एक संगठन स्थापित किया और 1959 ईस्वी में इराक संधि से हट गया और तब इस संधि का नाम केंद्रीय संधि संगठन रखा गया। अमेरिका इस संगठन का कभी सदस्य नहीं था और 1989 ईस्वी में इस संगठन को भंग भी कर दिया गया है। सेंटो को ख़त्म कर दिया गया है 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से क्या हैं? तो राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय सुरक्षा है या उपर्युक्त सभी हैं। तो जो है सही है वो है उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सभी विदेश नीति के निर्धारक तत्व माने जाते हैं। किसी देश की विदेश नीति मुख्यतः कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है। विदेश नीति के विभिन्न निर्धारक तत्व होते हैं जैसे राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता और नेतृत्व, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ वह कहाँ हुआ था? तो वह डरबन में हुआ था, कोलंबो में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था या रियो डी जेनेरियो में हुआ था? बताइए। तो वो हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही है इसका। बिम्स्टेक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इनमें है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान तथा नेपाल। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को हुआ। द्वितीय शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में तथा तीसरा शिखर सम्मेलन 4 मार्च 2014 को नाई पी ताव, म्यांमार में संपन्न हुआ था। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 कोलंबो, श्रीलंका में प्रस्तावित था, जो कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में तेंजिंग लेकले भूटान बिम्स्टेक में के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, स्पेन। इसमें बताना है कि कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो वह है ऑप्शन डी स्पेन। स्पेन जो है वो नहीं है सदस्य इसका, बाकी बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सर्वदेशिक घोषणा कब की गई? तो दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1949 में या दिसंबर 1950 में। ये मानव अधिकारों की सर्वदेशिक घोषणा कब की गई? तो यह की गई है दिसंबर 1948, ऑप्शन ए सही है। मानव अधिकारों के सार्वदेशिक या सार्वभौम घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने स्वीकृत और घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। यह मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। इसी के तहत यह घोषणा स्वीकार की गई। तो इसका जो सही है वो है दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्व घोषणा को अंगीकृत किया? तो यह महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो बताइए इसमें क्या सही है? इसमें है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया गया। मानव अधिकारों को लेकर की गई
यह सार्वभौमिक घोषणा मानवों के अधिकारों के संबंध में मील का पत्थर साबित हुई। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में मानवाधिकारों से संबंधित कुल 30 अनुच्छेद वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें अनुच्छेद बताना है कि कितने थे, तो वो थे 30 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेनेगल में, नई दिल्ली में, वियना में, कोस्टा रिका में, सैन जोन्स। तो ये पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था वियना में। ऑप्शन सी सही है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 20 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तेहरान में किया गया और 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन 170 के से अधिक देश 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न कराया। इसमें लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकार आदि मुख्य विचार बिंदु थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, लंदन में हुआ था या न्यूयॉर्क में हुआ था? तो यह हुआ था स्टॉकहोम में। ऑप्शन ए सही है। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में स्टॉकहोम शहर में 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य आयोजित हुआ। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सम्मेलन था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ? तो बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1954 में, 1955 में, 1956 में या 1959 में? तो देखिए, बार्डुंग सम्मेलन जो है वो 1955 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है इसमें। व्यापक स्तर पर एशियाई अफ्रीकी या अफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसे बार्डुंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, की बैठक, जिसमें अधिकतर एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों के 9 स्वतंत्र राष्ट्र शामिल थे, का आयोजन इंडोनेशिया के बांडुंग में 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, सिलोन तथा भारत द्वारा किया गया, जिसके समन्वयक विदेशी मामलों के इंडोनेशियाई मंत्रालय के महासचिव रुसलन अब्दुल्गी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्डुंग सम्मेलन किस वर्ष घटित हुआ? 1954 में, 1955 में, 56 में या 1957 में? तो यह 1955 में हुआ था। शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवों में विभाजित विश्व में 9 स्वतंत्र राज्यों की क्या भूमिका हो, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए 18 अप्रैल 1955 को बार्डुंग में अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देश का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसी न्यायसंगत लोकतांत्रिक व्यवस्था करना था जहां युद्ध की कोई संभावना न हो। तो इसमें जो था किस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए किया गया था? तो शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवों में विभाजित विश्व में 9 स्वतंत्र राज्यों की क्या भूमिका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है।
शक्ति संतुलन जो है अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। प्रत्येक राज्य आतंक के परोक्ष प्रोत्साहन दे रहा है। सुरक्षा परिषद ने आतंक के संतुलन पर स्थायी निषेधाधिकार लगा दिया है। यह उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो है, देखिए ए है कि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। वर्तमान समय में शक्ति संतुलन आतंक के संतुलन में बदलता जा रहा है, क्योंकि अब परमाणु युग में परमाणु हथियारों के प्रयोग से युद्ध की भयावहता तथा विनाशकता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। अतः शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पारित हुआ था। तो वह हुआ था 3 नवंबर 2001 को, 3 नवंबर 1950 को, 3 नवंबर 1949 को या 3 नवंबर 1948 को। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पारित हुआ था शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, वो कब हुआ था? तो वह हुआ था 3 नवंबर 1950 को। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 9 अक्टूबर 1950 में पेश किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से 7 शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंग्स, फ्रांस, कनाडा, तुर्की, फिलीपींस तथा उरुग्वे थे, ये शामिल थे। महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव कोरियाई युद्ध के दौरान 52 से 85 मत से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 1950 में, 1951 में, 1967 में, 1977 में। तो यह 1950 में अपनाया गया था। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव 1950 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई है? तो वह 5वें भाग में दी गई है, 6वें में है, 7वें में है या 8वें में है? तो वह है 7वें में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 में शांति के लिए धमकी के विरुद्ध कार्रवाई, शांति उल्लंघन तथा अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है, जिसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो यह 7वें में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि से यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी है? तो वो पेरिस संधि है, एम्स्टर्डम संधि है, maastricht संधि है या नाइस संधि है? तो वो है maastricht संधि। ऑप्शन सी सही है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में एक समान मुद्रा यूरो पर सहमति प्रदान की। यूरो को अस्थायी रूप से वर्ष 1992 ईस्वी में maastricht संधि के द्वारा सहमति प्रदान की गई। यूरो नाम आधिकारिक रूप से मैड्रिड में 16 दिसंबर 1995 को अंगीकृत कर लिया गया। यूरो नाम यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष जैक्स सेंटर द्वारा 4 अगस्त 1995 को सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? तो वह महासभा में हुई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुई, सुरक्षा परिषद में हुई या न्यास परिषद में हुई है? तो ये इसमें जो सही है वो महासभा है। ऑप्शन ए सही है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? तो वह महासभा में हुई है। अब 1950 ईस्वी में शांति के लिए एकता प्रस्ताव के पारित होने के पूर्व सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, परंतु इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात महासभा के कार्य
तथा शक्तियों में वृद्धि हुई और सुरक्षा परिषद का प्रभाव घटा। जैसा कि प्रसिद्ध विधि शास्त्री कुंज ने कहा है कि यह सुरक्षा परिषद से कुछ शक्तियां लेकर महासभा को देने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नांकित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो CTBT है, ऑप्शन बी है NPT, ऑप्शन सी ICCPR, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो है इनमें से कोई नहीं। CTBT अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 10 दिसंबर 1996 को स्वीकार किया गया। इसमें सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का प्रतिबंध लगाया गया है। NPT जो है वो आणविक अप्रसर संधि जुलाई 1968 में अस्तित्व में आई। उसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण एवं उसके प्रसार को रोकना था। ये संधियां परमाणु संपन्न राष्ट्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाती। इनके इस विभेद के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। 10 अप्रैल 1979 को भारत को माना परंतु हस्ताक्षर नहीं किया। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? तो यह बने हैं 2015 में, 2019 में, 2018 में या 2017 में। तो ये किसमें बने हैं? तो यह 2017 में बने हैं, ऑप्शन डी सही है। भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य वर्ष 2017 में बने। वर्तमान में इस संगठन में कुल 8 सदस्य रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत हैं। शंघाई सहयोग SCO की स्थापना जो है 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए है शांति की नीति, ऑप्शन बी है शांति प्रिय साधनों की नीति, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है पंचशील, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता जो है वह है उपर्युक्त सभी, शांति की नीति, शांति प्रिय साधनों की नीति और पंचशील सभी हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अन्य देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने से संबंधित नीति को किसी देश की विदेश नीति कहते हैं? भारत की विदेश नीति में शांति की नीति, शांति प्रिय साधनों की नीति, पंचशील गुटनिरपेक्षता, औपनिवेशिक शोषण तंत्र तथा विरोध आदि आधारभूत सिद्धांत हैं। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया है, जैसे क्षेत्रीय संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण के सिद्धांत का पालन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना बनाए रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित विदेश नीति का है? तो क्या है? सारभूत तत्व है, मुख्य घटक है, निर्धारक तत्व है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो यह है निर्धारक तत्व। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, क्योंकि राष्ट्रीय हित ही किसी राज्य की आकांक्षाओं को परिभाषित करते हैं। किसी देश की विदेश नीति उसके विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित कार्य योजनाओं के कुल योग को कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो वह 1996 में आया, 1997 में आया, 1998 में आया या 1999 में आया? तो वह आया है 1996 में, ऑप्शन ए सही है। गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर है। इसका सूत्रपात देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री
तथा बाद में प्रधानमंत्री रहे श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। वर्ष 1996 में तैयार गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों को स्वेच्छा से कुछ एक तरफा रियासतें दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो वो है, भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत ने किसी एक पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन सीटीबीटी पर नहीं किए हैं। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, कर दिए, लेकिन एनपीटी पर नहीं किए हैं। तो इसमें से जो सही है वो है बी, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने किसी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, बी सही है। एनपीटी अर्थात परमाणु अप्रसर संधि का उद्देश्य विश्व में परमाणु परीक्षण को रोकने के साथ ही परमाणु हथियारों का प्रसार को रोकना था। सीटीबीटी अर्थात व्यापक परमाणु अप्रसर संधि, यह संधि वर्ष 1996 में अस्तित्व में आई तथा इसके अंतर्गत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। इन दोनों संधियों के विभेदीकरण स्वरूप के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाली शाटलाफ और हैंस, तो यह सीरिया भेजे गए अमेरिकी दूत हैं, इराक भेजे गए अमेरिकी वार्ताकार हैं, ईरान से वार्ता के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार हैं, या इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। तो बताइए यह क्या है? तो यह है इस्लामिक स्टेट के आतंक द्वारा मारे गए व्यक्ति। ऑप्शन डी सही है इसमें। जेम्स फालिस, स्टीवन और शाटलाफ, ये डेविड हैंस इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। जेम्स फाली और स्टीवन शाटलाफ अमेरिकी पत्रकार थे, जबकि डेविड हैंस एक ब्रिटिश नागरिक थे। इन तीनों व्यक्तियों को सितंबर 2014 में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा जान से मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशमर्गा और नुसरा फ्रंट क्रमशः कुर्द और याजदी लड़ाके हैं। अलकायदा के अरब लड़ाके हैं। इस्लामिक स्टेट संगठन के समर्थक सीरियाई सुन्नी हैं या कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। तो इसमें जो सही है वो है कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। ऑप्शन डी सही है इसमें। पशमर्गा और नुसरा फ्रंट कुर्द और असद विरोधी गुट के लड़ाके हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन है, इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम दो अक्षरों IS और IL का अर्थ है। तो वो है, इसमें ऑप्शन ए है इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट। ऑप्शन ए सही है। आतंकवादी इस्लामिक संगठन ISIS का गठन 2013 में हुआ। इसका पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। अंतिम अक्षर IS का अर्थ इराक एवं सीरिया होगा। ISIL का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एवं लिवांट है और यह अंतिम अक्षर IL का अर्थ है इराक एवं लिवांट। और यह अंतिम प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।